चलो ये क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले आप लोगों ने जो लिखे गुड कॉपीज उस पर बात करते हैं। एक सेकंड। अब आपको इससे बहुत आइडिया लगेगा। चलो, सबसे पहले ये एक और कॉपी दे, फोल्डर बना दिया मैंने, ठीक है। उसमें गुड कॉपीज का एक फोल्डर बना दिया, उसमें देखते रहना सेशन वाइज जो गुड कॉपीज मुझे मिलेगी वहां डालता रहूंगा मैं। आपको ये देख लेना मतलब। चलो, जैसे ये क्वेश्चन था राजनीतिक नैतिकता के शरण के मूल कारणों की प्रभाव की बताइए ना। तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रो लिखा है कि हाल ही में इंदौर में प्रदूषित जल पीने, थोड़ा सा ये देखो अशुद्धियां में देखना, पीने में छोटी मात्रा नहीं आती ना, पीने। हाल ही में इंदौर में प्रदूषित जल से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिस पर संबंधित मंत्री द्वारा हंसकर, अशुद्धि है शायद ये भी, हंसकर बात को टाल दिया गया। तो राजनीति में नैतिकता के शरण को दर्शाता है। कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, करंट कॉन्टेक्स्ट आपने अच्छा बताया, लेकिन शुरुआत में दो तीन अशुद्धि कर दी ना तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है एग्जामिनर पर, है ना। और ये कॉपी किसकी है, बताएगा कोई कॉपी किसकी है? जहां तक मुझे लग रहा है याद है, कॉपी गौरव की होनी चाहिए, गौरव जोशी की। देखते हैं उसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, इसके मूल कारण क्या है। थोड़ा सा और प्रॉपर हेडिंग दे लो कि राजनीति में शरण के मूल कारण क्या है। तो कारण व्यक्तिगत हो सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा चुनाव में प्रश्न करना और ये सभी पर बल देना, ठीक है। आपने साथ में भी अपना चेक कर लिया। देखो ना, जो बच्चे क्लास में सीख रहे हैं ना, अपनी गलतियां खुद ही सीख रहे हैं, वो लोग बहुत आगे निकलेंगे। पॉइंट लिखा, फिर समाज का एग्जाम्पल जवाब देता है कि हम कभी बात इतने नहीं करते, हम अपराधियों को इनको ज्यादा महत्व देते हैं, वो पॉइंट आपने अच्छा लिखा। मीडिया की भूमिका का आपने बताया विद एग्जाम्पल, शॉर्ट में लिखा चुनाव आयोग की भूमिका, जिस हिसाब से चुनाव आयोग पर आजकल आरोप लग रहे हैं। एक तो टीन सेशन के जमाने में चुनाव आयोग की क्या महत्व था, मतलब संस्था थी, कितनी बड़ी संस्था थी, किसी का मजाल कोई आरोप लगा दे मतलब। और आज के जमाने में चुनाव आयोग पर इतने ज्यादा आरोप लग रहे हैं। वर्तमान के दौर में जो संस्थागत अपनी विशेषकर जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक हित में काम करनी चाहिए, उन पर कितने आरोप लग रहे हैं। और वो जेन्युइन आरोप लग रहे हैं, झूठे आरोप नहीं लग रहे हैं। सीबीआई पे आरोप लग रहे हैं, ईडी पे आरोप लग रहे हैं। ओके, तो चुनाव आयोग की उन्होंने भूमिका, इसमें आपने क्या देखा कि प्रॉपर इंट्रो है, क्वेश्चन की मेन डिमांड का हेडिंग बनाया, प्रॉपर ब्लैक पेन का यूज किया, साथ साथ उन्होंने अपनी कॉपी चेक की कि मुझे ये पॉइंट भी जोड़ने हैं, सर के आंसर में ये थे या सर के डिस्कशन में ये थे, ये भी मुझे जानना है। मेरा मेरा कंटेंट तो ही, साथ में सर का कंटेंट मॉडल आंसर या गुड कॉपी से मैं और भी सीख लूंगा। इसका मतलब आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो अपने आंसर की, अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब नैतिकता के, ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ गया न्यायपालिका की भूमिका, और वो आ गया। सही बात है, हमारे यहाँ जिस हिसाब से केस पेंडिंग है, इनको पता है सबको, जो अपराधी की राजनीति में ये सब आते हैं उनको पता है कि 20 साल तक तो कोई जस्टिस होने वाला नहीं है। तो हम करते रहते हैं, यहाँ नैतिकता दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ साफ दिख रहा है यार, चुनाव में कितना वो गंदे भाषण देते हैं, मतलब किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ कितना गंदा बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। मतलब ये हमारी आज की वर्तमान की दुर्दशा है। या जो मीडिया है पूरा बिकाऊ है एकदम, मीडिया कभी दिखाते नहीं सच को, हालत खराब है। आप किसी भी एक बार मीडिया को देखना, आजकल जो न्यूज चैनल है, आपको 1 मिनट देखने का मन नहीं करेगा उनको, इतना मतलब घटिया तरीके से वो प्रेजेंट करें चीजों का ना। इससे अच्छा आजकल जो अच्छे यूट्यूबर है वो अच्छा प्रेजेंट करते हैं चीजों को। तो वो है, आजकल वहां से भी सीखने को नहीं मिलता। मतलब हम न्यूज क्यों देखते हैं, वहां से कुछ समाज की चीजें सीखें, कुछ तार्किक चीजें सीखे, लेकिन कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने से। ओके, ठीक है। तो आपने एक गुड कॉपीज में एक पॉइंट क्या देखा कि इन्होंने पहली पहली जो डायमेंशन थी, प्रॉपर डायमेंशन को लिख के उन्होंने 6 पॉइंट लिखे, सब में एग्जाम्पल लिखे हैं। जिस हिसाब से हमने एक चीज नोटिस की कि जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर थे या अपने हिंदी मीडियम के जो टॉपर थे, जिनकी कॉपीज हम देख रहे थे, क्या ये बच्चे भी वैसा लिख रहे हैं? तो मेरी नजर में तो वैसा लिख रहे हैं, और इवन उनसे कई बार बेटर भी लिख रहे हैं, या उनसे कई बार कम भी लिख रहे हैं। बट है ना, लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, मतलब इनको नंबर मिलने चाहिए, 10 में से 5 नंबर, 5.5 नंबर आराम से ऐसे गेन कर सकते हैं इसमें। हर्ड वर्ड के नीचे लाइन जरूरी नहीं है, कुछ कीवर्ड के नीचे लाइन जरूरी है। या ये इनका एक शैली है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई कोई दिक्कत नहीं, इनकी अपनी शैली है, इनको रोकना भी नहीं चाहिए, इसको टोकना भी नहीं चाहिए, बाल की खाल भी नहीं निकालना कि ये कर दो वो कर दो। जो अच्छा लिख रहे हैं उनको अच्छा ही अप्रिशिएट करो, फालतू में ऐसा नहीं करना है। फिर नैतिकता के शरण के प्रभाव क्या है, भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है, एग्जाम्पल चारा घोटाला। क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा थी तो बड़ा नहीं लिखना, मेरे से सही बताऊं ये कला मेरे में भी नहीं है, मेरे से भी छोटा नहीं लिखा जाता। मेरे से भी लाइन लिखते लिखते 3 या 4 लाइन लिख लेता हूं मैं, है ना। दोनों शैली है, सबकी अपनी अपनी शैली है, इनकी ये शैली है, मेरी अपनी शैली है, आपकी अपनी शैली है, उस पर आपको काम करना है।
आप इन चीजों पे बिल्कुल डाउट मत करो, इन्होंने प्रॉपर टाइम पे लिखा है, ठीक है, इन पे डाउट मत करो। लिखा है, अच्छा टाइम पे लिखा है, बाकी पूछ लूंगा मैं, मुझे अभी श्योर नहीं है कि 8 मिनट में लिखा नहीं लिखा, बाकी और पूछ लेंगे इनसे, ठीक है। बाकी प्रॉपर टाइम पे लिखते हैं, जो बच्चे लिख रहे हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे लिखते हैं, मेरा अनुभव रहा है इनके साथ में। अच्छा, तो उन्होंने अपना अच्छा पॉइंट दिखाया लास्ट में। कितना अच्छा निष्कर्ष है कि स्पष्ट है कि एक अनैतिक व्यक्ति यदि राजनीति में है तो वह सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साहस इत्यादि के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है, अतः सार्वजनिक। कितना प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये, आपको अब चाहिए। इन्होंने लिख भी लिया कि निष्कर्ष पर और अधिक कार्य करना है, अपनी खुद की कमी निकालनी साथ में। इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी ये आज भी अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं कि नहीं मुझे और बेटर करना है यार, ये अच्छा नहीं है, वो आपको सीखना है मतलब ऐसे करके। ओके। अच्छा, कई बच्चे बेचारे डर रहे हैं, मतलब जो बिगिनर से वो डर रहे हैं कि इतना अच्छा आंसर हम कब लिखेंगे। तो गौरव पिछले 1 1.5 साल से अच्छे से मेहनत कर रहा है, आज का नहीं है, आज पहला आंसर नहीं है इनका, है ना। पिछले 1 साल से तो मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, मतलब पहले से भी सीख रहे होंगे, तो डोंट वरी। मतलब जैसे हरिंदर की मैंने कॉपी सेंड की थी, वो अच्छा लिखते हैं, उन्होंने गुड कॉपीज है ना, वो भी 1 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब एक चीज ध्यान रख लेना कि चमत्कार नहीं होता है, आंसर राइटिंग की एक स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, कागज पेन उठाओ दोनों और लिखने की कोशिश करो, खराब लिखो, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक बुरा नहीं लिखोगे तो अच्छा नहीं लिख पाओगे कभी भी, है ना। तो लिखो तो सही एक बार, कोशिश यही करना है। और कुछ की दिक्कत ये है कि सर हम डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं कर पाते, इतने पॉइंट्स क्रिएट नहीं कर पाते, तो वो भी एक आंसर राइटिंग की कला है। जब आप शुरू में 2 पॉइंट लिखोगे तभी 3 पॉइंट लिख पाओगे, 3 लिखोगे तभी 5 पॉइंट लिख पाओगे, 5 लिखोगे तभी 10 लिख पाओगे। ये एक सतत रूप से प्रक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई नहीं है। मतलब मैं कितने दिनों से आंसर राइटिंग कर रहा हूं, मैं आज आपके सामने करूं तो मेरे से भी 8 मिनट में इतना अच्छा आंसर तो नहीं लिख पाऊंगा मैं। 5 मिनट लिखने के बावजूद मैं ईमानदारी से अपनी बात रखूं, आपके साथ ये भी बैठ के लिखूं, तो मेरे से भी 8 मिनट में नहीं होगा बिना प्रैक्टिस के। मुझे भी कंटेंट याद नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस के। हाँ, लेकिन मुझे 1 महीना मिल जाएगा ना, तो मैं काम कर लूंगा। 1 महीना यदि मैं प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपके लेवल का आ जाऊंगा फिर, है ना। तो इसका मतलब एक ही चीज है, मेहनत है, खैर सतत रूप से अभ्यास है, कोई वो ऐसा नहीं है मतलब। और आप लोग आंसर राइटिंग के लिए आए हो ना, तो आंसर राइटिंग सीखो फिर, है ना। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे दूं, यदि आप मेरे से आंसर राइटिंग नहीं सीख पाए ना, या मैं आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखा पाए, तो इस दुनिया में तो कोई होगा नहीं जो आपको आंसर राइटिंग सिखा देगा। ये तो मैं सत्य दावे के साथ कह सकता हूँ। जब आप इतने अच्छे मेंटर से आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते तो फिर तो कोई नहीं आ सकता मतलब आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते, आप अपनी तरफ से करना नहीं चाहते मतलब। फिर वही कमी रहती है बाद में ना। जिन बच्चों के डर रहता है, घबराहट रहती है, ऐसा घबराहट डर जैसा आंसर राइटिंग में क्या है? लिखना ही तो है। आप यार बीए पास करके हो, बीएससी पास करके हो, एमए पास करके हो, आईआईटी से आए हो, कुछ लोग डॉक्टर भी हैं, लिख के तो आए हो तभी पास हो आप, कुछ तो लिख के आए हो तो लिखो यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो लिखो। ओके। दूसरा है, जैसे बिग टेक कंपनी वाला ये क्वेश्चन था, अब प्रॉपर उन्होंने हाल ही में साउथ फिल्म स्टार के एआई वीडियो के बाद इन्होंने प्रॉपर इंट्रो लिखा है। देखो, ये होता है, मैंने आपको पहले बोला था कि जब सिंपल तरीका होता है, आपको कुछ याद नहीं आता ना, तो आप क्या लिखते हो, सामान्य परिभाषा है वो लिखते हो। लेकिन एक समय के बाद में जब आपका करंट अफेयर बेस्ड होने लगता है, तो आप क्या करते हो, फिर इंट्रो अपना करंट के ऊपर बेस बनाने लगते हो। जैसे इनके इंट्रो में आप देखो, कोई नहीं कोई कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड क्या है, नैतिक चुनौतियां रिपोर्ट आ रही है, नैतिक चिंताएं क्या है। तो इन्होंने वो कंटेंट लिखा, जैसे वो लिख रहे थे, इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे थे ना, कि कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे उसमें इंट्रो के जस्ट बाद में, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली कि एआई की नैतिकता के कौन से मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं। और उन्होंने अपने से चेक किया, क्या लिखा, वेरी गुड लिखा। क्यों लिखा, उनको पता था, विश्वास था कि अभी हमने टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस किया, सर ने किया है, टॉपर्स भी ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, मेरा भी ठीक जा रहा है, तो मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है कि ये जो लिखा है मैंने अच्छा लिखा है। तो कितना अच्छा आंकलन है, कितना अच्छा आंकलन है। इनसे संबंधित चुनौतियां क्या है, तो कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ लिए जो हमारी क्लास में डिस्कशन हुए, और कुछ पॉइंट अपने खुद के इन्होंने लिखे कि निस्ताकरण होता है, जैसे डीप फेक जो बनता है। ये थोड़ा डीप फेक गलत लिखा हुआ है, ठटेरा वाला नहीं आएगा, डेड वो आएगा ना थोड़ा सा। अच्छा, ध्यान रखना, अशुद्धियां कर रहे हैं आप, ये जरूर ध्यान रखना, अशुद्धियों पे ध्यान रखना। हालांकि उतना फर्क नहीं पड़ता, जीएस में फ्लो में चलता है, लेकिन फिर भी अशुद्धियां क्यों कर रहे हैं, अशुद्धियों पे सुधार करना है, ठीक है। हेरा फेरी, डीप से फेक हो गया, सामाजिक पूर्व वगैरह, रंग भेद, हाँ बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इतना ही लिखना है, ये जबरदस्त है। जिन बच्चों को ये बोलता हूँ, कई बच्चे लिखते हैं कि पॉइंट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे केवल पॉइंट पॉइंट उन्होंने लिखा। मैं जब उनको बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा इंटीग्रेट करो, विस्तार करो, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ एग्जाम्पल लिखो, कुछ डेटा लिखो, कुछ अपनी बात रखो। उनको इनको बोलते हैं इंटीग्रेशन और तार्किक विश्लेषण। जब आपको फीडबैक मिलता है कि यार तार्किकता के साथ लिखो, तो इसका मतलब आप लोग क्या करते हो, केवल पॉइंट 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 लिख के छोड़ो, 10 पॉइंट लिख दिए, कुछ लिखा ही नहीं आगे, उससे नंबर नहीं आने हैं।
केवल फ्लो चार्ट बनाने से नंबर नहीं आने हैं। जब तक उस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं करोगे विद डेटा एग्जांपल और कुछ अच्छी बातों के साथ में, कुछ अच्छे शब्दों के साथ में, तब तक नंबर नहीं आने हैं। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें लिखना नहीं आ रहा, तो लिखने के लिए मैं सिखा रहा हूँ ना, ये नहीं समझ में आ रहा कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट कंक्लूजन, हर एक चीज पर स्टेप पे बढ़ेंगे। आप थोड़ा टिके रहो एक बार, है ना। एटलीस्ट 15-20 दिन तो मुझे दो दोस्ती के साथ में, कि अभी तो ये मत सोचो कि नहीं अब मुझे करना ही नहीं है, स्किप करना है, मुझे ये कोर्स छोड़ के जाना है, अभी तो मत सोचो। कम से कम 15 दिन 20 दिन एक बार टिको तो सही। 15-20 दिन टिको, एक बार सीखो, धीरे धीरे हर चीज की ललक आएगी। मतलब ये तो चीजें सीखनी है। मतलब कितना अच्छा है यार, मतलब आप है ना, पिछले अगली साल जब आप मेंस लिख रहे हो उससे एक साल पहले आप आंसर राइटिंग सीख रहे हो, और विद गुड कॉपीज। मतलब आपके कंपटीटर कैसे हैं, आप एक बार सोच लो, हिंदी मीडियम के कंपटीटर आप कैसे हैं, तो आपका मुकाबला फिर इंग्लिश मीडियम से होगा, तब क्या होगा। ये रियलिटी है। मतलब जब आपके आपके बीच में से हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे आंसर लिख रहे हैं, इतनी अच्छी वो, और वो कला एक दिन में नहीं है। आप जब गौरव से बात करोगे, अभी उनसे बात कर लेंगे, उनसे बात करो तो वो एक दिन में चमत्कार नहीं हुआ है। और शायद मुझे याद है जब लास्ट टाइम इनके आंसर देख रहा था, उतने आज जो कंटेंट देख रहा हूँ उतना अच्छा उनका नहीं था। मतलब ये प्रिपेयर थे अपने लिए, ये उस चीज के लिए तैयार थे कि यार मेरा प्री हो जाएगा और मैं मेंस लिखूंगा, उस चीज के लिए माइंड सेट से तैयार थे, इसलिए उनका कंटेंट इतना अच्छा है। मतलब समझ रहे हो बात को ना। हाँ देखो, ये अच्छी बात है सुमन, आपकी पॉइंट अच्छा है कि सर इंट्रो कंक्लूजन तो समझ में आ गया, और वो सबके आना ही चाहिए। इंट्रो कंक्लूजन में कुछ नहीं है, मेन खेल है पूरा बॉडी पार्ट का, क्वेश्चन के बॉडी पार्ट का, पूरा का पूरा खेल दारमदार उस पर टिका हुआ है कि नंबर कैसे चलाने हैं। ठीक है। और ये रिच कंटेंट, इन कॉपियों को भी पढ़ना, कंटेंट चुराना क्या दिक्कत है। जैसे गौरव ने जो कंटेंट इस्तेमाल किया है, स्मार्ट बनना, इनके कंटेंट को अपनी डायरी में लिख लेना कि यार अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आ गए। यही तो आपकी स्मार्ट कला है। इथिक्स को तैयार करने का सबसे बड़ा तरीका है, देखो दो टाइप के लोग हो सकते हैं इथिक्स तैयार करने वाले। एक वो व्यक्ति है जिसको इथिक्स में पीएचडी करनी है, उनको वो चाहिए क्लासेज, कोई महान व्यक्ति उनको पढ़ाए, है ना, 100-200 घंटे, 500 घंटे में सिखाए, फिर जाके इथिक्स पढ़नी है। तो वो व्यक्ति जो 5 से घंटे कंटेंट पढ़ के, 5 से किताबें पढ़ के एग्जाम लिखने जाएगा, वो एग्जाम में इतना कंफ्यूज होगा। उसके बाद नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन वो नॉलेज कागज में उतार नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज्ञान है उसको, बहुत भंडार है ज्ञान का। तो उसके चक्कर में, डिलेमा में, वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता है। अब एक व्यक्ति ये कि जिसने एक ही रिसोर्सेज फॉलो किया, मेरे जैसे मेंटर से पढ़ा है 20 घंटे में मान लो, और उसको ये भी समझ में आ गया इतना काफी है, और फिर वो अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, चीजें सीखता जा रहा है, वैलिडेशन कर रहा है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख रहा है ना। वो व्यक्ति 130-40 स्कोर करेगा जी, क्यों करेगा, वो कंफ्यूज नहीं है, उसके पास 20 एक पेज है पढ़ने के लिए, लास्ट में डेटा एग्जाम्पल 20-30 पेज है, उसके पास भरपूर कंटेंट है ना। उन्हीं कंटेंट को एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर देगा या कागज पे उतार देगा। क्यों, क्योंकि कम कंटेंट है, 50 बार उसने पढ़ लिया है। और जो महान व्यक्तित्व है, जो 500 पेज वाला या 500 घंटे वाला, वो कंफ्यूज इसलिए कि यार सिंपल सी बात, आपकी एनर्जी कहाँ चली गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने किसी इथिक्स पढ़ा नहीं, मैंने जो इथिक्स पढ़ा है एग्जाम में, हर बार जो मेंस लिखा उसमें किताबों से ही पढ़ा है। मतलब किताबों से जो चीजें देखी, परिभाषा, एग्जाम्पल, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है ना। और इस बार जो आपको इथिक्स का कंटेंट मिला वो भी कमी दूर कर दी मैंने, उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। इवन आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर चैप्टर के एंड में कितने मॉडल आंसर है, वो आपको काबिल बना देंगे। और इतने तगड़े हैं उसमें, डाइवर्सिटी ऑलरेडी है, 7-7 8-8 पॉइंट है हर में। आप अपनी किताब उठा के देख लो, पढ़ रहे होंगे आप। और पूरी की पूरी किताब भी ऐसी है कि आपको ना काबिल बना देगी उस चीज के लिए ना। तो ये चीज ध्यान रखना, बस इसमें करंट अफेयर जुड़ जाए आपका। ओके। तो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, मतलब डाइवर्सिटी के साथ में ये सब पॉइंट लिखा है। कौन सी चिंताओं को समाधान भी है, एआई फॉर ऑल, समावेशी रूप से लागू करना। लास्ट में जब स्पेस नहीं बचता ना, तो मैनेज करना पड़ता है डाइवर्सिटी को। तो इन्होंने कितने अच्छा लिखा है लास्ट में, नवीन नियमों का गठन किया, पारदर्शिता ये किया, सामाजिक जागरूकता अच्छे कीवर्ड के साथ में, और लास्ट में एंड कर दिया। मतलब फिर आवारा वाला, कुत्तों वाला, वो भी सेम, इनका तरीका अच्छा है। मतलब मुझे तो कोई खास इनमें ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इनको बता दूं कि ये कमी है। उल्टा और नाश कर देंगे ज्यादा बता के। इनको ये बोलेंगे नहीं यार, छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हो, ये मत करो, 4 लाइन का बनाओ, एक बड़ा पैराग्राफ लिखो, यार ये क्या कर दिया, डायग्राम क्यों बना दिया फालतू में, ऐसा बोलेंगे तो उल्टा जो है उनका, उसका विनाश हो जाएगा। तो इससे अच्छा है बच्चा काबिल है, मैच्योर है, उसको सीखने दो, फ्लो में जाने दो बस। देख लो कि और ज्यादा कोई कमी नहीं कर रहा है, कोई गलतियां नहीं कर रहा है बस। ये ध्यान रखना बस, ये भी आप एक मेंटर को पता होना चाहिए कि किसी को कितना ज्ञान देना है, किसी को नहीं देना। अब जैसे यहाँ इन्होंने ये डायग्राम बनाया, बहुत अच्छा डायग्राम है, उस कॉन्टेक्ट के हिसाब से फ्लो चार्ट डायग्राम आ रहा है, बहुत जरूरी था ऐसा बनाना। ठीक है, ये डायग्राम अच्छा है। एक दो डायग्राम और भी बहुत अच्छे दिखे मुझे। ये जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे डायग्राम बना दिया, साथ साथ फ्लो के साथ ऐसा डायग्राम आ गया। हर पॉइंट के साथ डायग्राम की जरूरत नहीं है,
एक तो हर पॉइंट के साथ इतना नहीं बनाना, बीच बीच में जहां जहां आपको याद है कुछ डायग्राम, वो डायग्राम को चिपकाते जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। आजकल ये शैली बनी गई है, मतलब आपने प्राची की कॉपी देखी, इंग्लिश मीडियम जो रैंक 3 की हमने कॉपी देखी, और भी कॉपी देखोगे तो ये आजकल शैली है कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और पॉइंट्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये गौरव आपकी कॉपी हो गई। और बच्चे का देखते हैं, ये किसकी कॉपी है, इसका नाम मुझे पता नहीं है। ये जिसकी कॉपी है, नाम बता सकता है अपना। तो इनकी इनकी शैली मुझे ये अच्छी लगी, साफ सुथरी वाली शैली है ना। क्वेश्चन जो पूछा प्रॉपर इंट्रो लिखा है, तो ये मत लिखना बस, ये उत्तर मत लिखो, सीधा लिखो एकदम। ठीक है, लाइन प्रॉपर, ये लाइन प्रॉपर लिखो, स्पेस मत छोड़ो, ये स्पेस क्यों दे रखा है आपने, प्रॉपर लाइन यूज करो इसको। इसका मतलब होता है कागज का सदुपयोग करना, संसाधन का सदुपयोग करना, क्यों स्पेस दे रहे हो, प्रॉपर लिखना। ठीक है, हो जाएगा वो आपका। अब क्वेश्चन जो कारण क्या थे, तो इसमें बढ़ता भ्रष्टाचार, ठीक है, एरो लगा के लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चारक घोटाला, ये आपने अपना एक कोमल घोटाला कुछ लिख रखा है। बढ़ता भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, तो उन्होंने डेटा दे के लिखा है अपना, ठीक है। सवित को प्राथमिकता, ये भी ठीक है। पारदर्शिता का अभाव, आरटी एक्ट, ये सब भी लिख दिया मतलब। फिर संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन, अच्छे कीवर्ड्स हैं, ये मायने रखते हैं। जैसे आपने यहाँ संवैधानिक नैतिकता लिखा ना, तो एग्जामिनर इस कीवर्ड को देख के खुश हो जाएगा कि यार क्या वर्ड लिखा है, मतलब ये अपने आप में बहुत भारी भरकम वर्ड है। तो ये कीवर्ड्स का खेल है। फ्री वीज का चलन आजकल चल रहा है, तो आपने पहली डायरेक्टिव पे 6 पॉइंट लिखे विथ एक्सप्लेन, छोटा नहीं किया, केवल पॉइंट नहीं लिखे। ठीक है, ठीक है, जिनके डाउट है ना वो क्लास के लास्ट में बात कर लेंगे। ये कॉपी किसकी है बताएगा कोई, है अभी नाम मुझे याद नहीं है इनका, जस्ट मुझे अच्छा लगा तो देखने में, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी सेकंड जो डाइवर्सिटी, उस पर भी आपने खुल के पॉइंट लिखे हैं। मतलब आपकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है ना वो बहुत अच्छी है, राइटिंग फॉर्मेटिंग कंटेंट वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये भी मैंने गुड कॉपीज में डाल दी है। इसको भी आप देख लेना, मतलब कमियां हो सकती है, आप कई बार बच्चे क्या करते हैं गुड कॉपीज में देख के कमियां निकालते हैं, सर ये कमी थी वो कमी थी, आपने गुड कॉपीज में क्यों की। आप अपना देखो, दूसरे का छोड़ो एक बार, और दूसरे का देखना देखो, देखो। ठीक है, तो एक और कॉपी देखते हैं, ये किसके है, कितना साफ सुथरा है देखो। ठीक है, ये बच्चे आप में से हैं, देख लो आप, प्रॉपर इंट्रो लिखा है। फिर मूल कारण बताइए, राजनीति में भाई भतीजावाद, एग्जाम्पल दिया दलगत और नेपोटिज्म का प्रभाव, भ्रष्टाचार में वृद्धि, जल शक्ति मिशन का घोटाला, धर्म पर आधारित राजनीति। तो बच्चे अपने आप ही लिख रहे हैं, ये जैन जी है भाई, इनको ज्यादा सिखाओ मत इनको पता है क्या करना है, स्मार्टली गेम खेलना है एकदम। कितनी डाइवर्सिटी रखनी है, तुरंत सीखते हैं। कितने पॉइंट क्रिएट कर दिए, 6 6 पॉइंट तो उस पर लिख दिए, और प्रभावों का आकलन कर रहे हैं कुछ। क्या लिख, राजनीति का आसमान, ये सब क्या चल रहा है, कुछ डाइवर्सिटी क्या थी लेकिन। 6 पॉइंट तो आपके ये आ गए मतलब, है ना। मूल शरण के कारण, इसके प्रभावों का आकलन, ठीक है। अच्छा लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं आपने, केक सीवीसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा ना, ऐसा लिख सकते हैं बस। थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना चीजों को, जैसे आपने केक इसके बारे में लिखा है, अंडरलाइन कर दो, है ना। कुछ कुछ अंडरलाइन जरूर कर देना, एथिकल कोड, ये नैतिकता, ठीक है। कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना बस। अब बिग टेक वाला भी देखो, प्रॉपर कितनी अच्छी राइटिंग, सुंदर राइटिंग के साथ में लिखा है। और ये फास्ट वाली है, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के कोई स्लो में लिखा हो, मुझे तो फ्लो मेच्योरिटी वाला दिख रहा है कि आराम से इन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया होगा अपना। जैसे सब सारा इसमें लिखा है, एआई की कोई रिपोर्ट आई तो उसमें एक रिपोर्ट डाल दी कि इसमें ये हो रहा है, इसे रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, मतलब साथ में डेटा वेटा लिख दिए, सब ये कर दिए। एग्जाम्पल वगैरह बहुत अच्छे हैं, डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल, फॉर्मेटिंग, कंटेंट, ये मतलब आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मेंक टंगुरिया, ये वाली कॉपी है क्या आपकी, मेंक? मेंक आप भी पहले वाले बैच में थे आप तो। अच्छी बात है कि नए वाले बच्चों को ना अब कंपटीशन मिलेगा, नए वाले जो आंसर राइटिंग में है ना, उनको ऐसा लगेगा कि आपके जो साथी कंपटीटर है वो भी धुरंधर है अब, और आप मुकाबला अच्छा होगा मतलब अब। हाँ, निवेश सिंह कह रहे हैं कि सर जब 1 साल से लिख रहे हैं ना तो अच्छा ही आंसर होगा, हाँ यही बात है, निवेश, समय का निवेश, सही बात है। हाँ मतलब 7 8 मिनट में बच्चे लिख लेते हैं यार, ये आप कभी सामने बिठा के लिखवा रहे हैं, इनसे लिख लेते हैं। एक बार ऐसे बच्चों ने चैलेंज किया था, तो मैंने क्या किया था, इनको तुरंत ही कॉपी मंगाई थी, जैसे ही मतलब सेशन चल रहा था बीच में मैंने कॉपी मंगा ली कि भेजो इनको। अभी जैसे 8 मिनट खत्म हुआ, मैंने बोला अभी की अभी फोटो भेजो, तुरंत आ गई फोटो। तो मैंने कई बार बच्चों को चेक किया आप लोगों के डाउट दूर करने के लिए। ओके,
तो ये गुड कॉपीज फोल्डर बना दिया मैंने, आराम से इनको घर पे बैठ के पढ़ना। और ऐसी 8-10 कॉपियां और भी है, मतलब देखूंगा कोई अच्छी और मिली तो इनके लेवल की। जैसे एक कॉपी मैंने पहले हरिंद्र वाली अभी दिखाई नहीं, वो कॉपी भी है, वो भी देख लेना आप। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मतलब। और आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि ये बच्चे आज के दिन ही लिखने लगे, ये बच्चे 1-1.5 साल से लिख रहे हैं, कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे सच्चाई बोली जाएगी कि हाँ नहीं वक्त लगता है, आपको भी 6 महीने लग जाएंगे ऐसी आंसर राइटिंग करने में। मुझे तो कितने साल लगे, 10 साल लगे मुझे ऐसी आंसर राइटिंग लाने में। और अभी भी इन जैसे बच्चों की तरह नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, ईमानदारी वाली बात है ना। 10 साल में भी मैं इन जैसा नहीं लिख पा रहा हूँ जो बच्चे अभी नए वाले बच्चे लिख रहे हैं। क्योंकि ये क्या करें, डेली पढ़ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली आर्टिकल पढ़ रहे हैं, डेली और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। कितना ज्ञान पढ़ रहे हैं। अब मैं इतना थोड़ी नहीं पढ़ता हूँ आप जितना। अब मुझे तो आपने इन चीजों में फंसा के रख दिया, कॉपी चेक करो, मॉडल आंसर बनाओ, क्लास लो। तो इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट कर पाऊँ, आप जितना अपडेट कर पाओगे, है ना। यही बात है बस। और इन लोगों ने सारों ने नोट्स बना रखे हैं, टू दी पॉइंट नोट साथ साथ बनाते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं है। डेली 3 घंटा पढ़ाई, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैनेज करते हैं। आपके बीच में से बस एक ही कंडीशन है कि प्री पास कर लेना बस अब। चलो अब आते हैं अपने। ये रोज होगा डिस्कशन, ऐसे ही होगा। आप जिन लोगों को यूं लगता होगा सर हम टाइम पास कर रहे हैं वो करें, तो ऐसा ही होगा डिस्कशन। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, हर चीज मतलब 360 डिग्री होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपसे डिस्कशन होगा नहीं। पहले वाले दिन की भी हम डिस्कशन करेंगे कि और लोग कैसा लिख रहे हैं आपके साथ वाले। और क्वेश्चन नए बना के लाया हूँ बिल्कुल। अभी मैंने भी अपना तरीका चेंज कर दिया। अब आप लोगों से वो नहीं पूछूंगा जो किताबों में लिखा हुआ है, एक आधा कभी आ जाएगा, वो पूछूंगा जो आप नहीं जानते हो। लेकिन कंटेंट कॉन्टेक्स्ट वही होगा, हाँ, ताकि माता बची हो थोड़ी सी। नहीं तो फिर सेशन का फायदा ही क्या है, इसे पुराने घिसे-पिटे आंसर लेके आ जाएंगे, क्या फायदा होगा। और वैसे भी जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ उनमें बहुत सारे पीवाईक्यू भी है, आपकी किताब में ऑलरेडी पीवाईक्यू है। तो वो तो आप बोलना ही मत कि सर आप पीवाईक्यू नहीं करवाते हो। पीवाईक्यू ऑलरेडी करवाए हुए हैं आपकी किताब में, आपके कोर्स में। आपने इथिक्स का जो पढ़ा उसमें पीवाईक्यू करवाए हैं, आपको जो घर के लिए फाइल मिलेगी उसके अंदर भी मॉडल आंसर प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले मिलेंगे। तो डोंट वरी, चलो स्टार्ट कर दो लिखना। चलो ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, मतलब ये हैंडल हो सकता था आपसे या सिलेबस से बाहर चला गया, क्या था मतलब आप लोगों ने हैंडल किया इसको। मतलब जैसे आज का जो सिलेबस था ना अपना, अभिरुचि वाला सिविल सेवा वाला था आज का, उसके अंदर बहुत सारे आपके मूल्य जो होते हैं सिविल सेवा के, सत्यनिष्ठा ये सब, है ना, शासन व्यवस्था का। तो देखो यार, क्वेश्चन तो घुमा के आएंगे। आपको ये लगता है कि मैं आपको लॉलीपॉप पकड़ा दूं मतलब कि जो लिखा हुआ कंटेंट की अभिवृत्ति क्या होती है, कैसे अभिवृत्ति विकास होगा, ये सब होगा तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन हैंडल नहीं होगा फिर, वो तो लॉजिक नहीं बनता। वो भी पढ़ना है, बेसिक भी मजबूत करना है कि आपको पता होना चाहिए कि एटीट्यूड क्या होता है, कैसे डेवलप करें उसको, एटीट्यूड कैसे काम आता है, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड का क्या महत्व है, सिविल सेवा में एटीट्यूड का क्या महत्व है, वो सारा कंटेंट किताब में है। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से बनाऊंगा, अच्छे बनाऊंगा, डायनेमिक बनाऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और खुद को चाहिए इसके लिए अपडेट भी, करंट अफेयर का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल भी देखे कुछ, देखा कि इस टॉपिक से कोई चर्चा में रहा है, कोई मुद्दा, कोई कुछ मंथली मैगजीन करंट अफेयर वहां पे भी जाना पड़ा, न्यूज़पेपर मंथली मैगजीन, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनाना पड़ता है फिर। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाया, अभी रिसेंटली देखो अभी क्या हो रहा है। चाहे आप कॉकरोच पार्टी वाला देख लो, अभी चाहे नीट का आंदोलन देख लो, युवा वर्ग में क्या हो रहा है। युवा वर्ग में ये हो रहा है कि सरकारी सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, या प्रशासन सही नहीं काम कर रहा है। अपन इथिक्स के हिसाब से चलेंगे, अपन ऐसा नहीं करेंगे सरकार ये कर रही है वो कर रही है, इथिक्स के हिसाब से मतलब। नो डाउट भाई, जेन जी है या नई जनरेशन है, आपने पड़ोसी राष्ट्रों में देखे, बांग्लादेश है, यहाँ पे नेपाल में सत्ता पलट कर दिया उन्होंने। लेकिन भारत का मामला अलग है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ के लोग भी कभी ऐसे गलती नहीं करेंगे फालतू का। लेकिन लोगों की जो आवाज है, जिनको लग रहा है कि यार अब प्रशासन में उतना विश्वास नहीं है, पुलिस प्रशासन में उतना विश्वास नहीं है ना, अपराधीकरण कई बार ज्यादा बढ़ता है, या नेताओं का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है ना, शासन उतना काम नहीं करता है, तो आम जनता महसूस कर रही है, आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये आपके सिलेबस से था मतलब। तो सबसे पहले इंट्रो में ये लिखो जो अभी कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, कि रिसेंटली जो आपने देखा कि जो नीट एग्जाम पेपर फेलियर की घटना सामने आई, इससे ये सामने आया कि पूरे भारतवर्ष में लगभग कोई अलग अलग राज्यों में 150 से अधिक रिसेंटली एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। तो यार ये पूरा सिस्टम फेलियर है मतलब। इसका मतलब कितना पैसा, कितने युवाओं के सपने,
पूरा यूथ मतलब इसे कितना डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर क्या करे यूथ, क्या करेगा उस यूथ के पास उपाय क्या है? वो शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेगा। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि हमें यूथ को महत्व देना पड़ेगा। आज का यूथ ही तो भविष्य है भाई देश का। आज उसको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, स्किल नहीं दे पा रहे हैं, या जहाँ पे गड़बड़ियां हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, गवर्नेंस उतना अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो फिर संकट की घड़ी होगी देश के लिए ना। तो उससे पहले ही इन चीजों का मामला करना पड़ेगा। तो आप इंट्रो में ये रिसेंटली वाला लिखो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, भारत की सिविल सेवा और शासन व्यवस्था किस प्रकार जैन जी, मतलब जैन जी लिख दो, जैन जी का विश्वास फिर से हासिल कर सकती है। क्वेश्चन बहुत पॉजिटिव है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, विश्वास हासिल किया जा सकता है। तो इंट्रो के अंदर ये करंट कॉन्टेक्स्ट लिख दो। कॉकरोच वाला और उतना लिखना उतना अच्छा नहीं होगा, वो थोड़ा सा उतना ठीक है। इससे अच्छा आप एज ए स्टूडेंट की वो लिख दो, नीट वाला केस से लेकर ये रिसेंटली मतलब ये पेपर लिख, वो ज्यादा लिख दो, ज्यादा बढ़िया है। अंकित जैन साहब, एथिक्स के अंदर 150 वर्ड के आते हैं, 250 वर्ड के नहीं आते हैं। जब 250 वर्ड का जहाँ होगा पेपर, उसमें 250 वर्ड भी बताया जाएगा। डोंट वरी, है ना। एथिक्स में 150 वर्ड में आता है, 250 वर्ड में आता भी नहीं है, छोटे वाले क्वेश्चन। केस स्टडी 250 300 वर्ड की आएगी, वो बताया जाएगा आपको जब केस स्टडी का नंबर आएगा। तो इंट्रो लिख दिया आपने। अब बॉडी पार्ट में मेन डिमांड क्या है, वो पकड़ो इसको। आप लोग बोल रहे थे समझ नहीं पाए, ये तो पता नहीं पढ़े नहीं, है ना। तो सिविल सेवा और शासन व्यवस्था किस प्रकार, तो एक संकट क्या है, एक ये दिख रहा है कि सिविल सेवा और शासन से जुड़ा हुआ संकट क्या है, मतलब विश्वास का संकट है क्या एक्चुअल में, ये लिख सकते हो आप। सिविल सेवा और प्रशासन में जो विश्वास का संकट आया वो है क्या एक्चुअल में। चाहो तो इसको भी शॉर्ट में 5 7 पॉइंट बताना चाहो तो बता सकते थे कि ये संकट आया है, मतलब बहुत सारी, मतलब प्रशासन या तो सही से काम नहीं कर रहा, या जो संस्था है वो फेल हो गई, पेपर बनाने वाली संस्था फेल हो गई, या भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, लीकेज की समस्या बहुत ज्यादा है। जो आपके मन में जो विचार है, जो आइडिया है, उनको यहाँ पे डालो। यूपीसी वाला मत लिखना ज्यादा। यूपीसी एग्जाम का मत लिख देना, कुछ ऐसा यूपीसी में ऐसा कुछ कह नहीं सकते अभी, है ना, कि पेपर आउट हुआ है, वो हुआ है, ऐसा मत, ऐसी मेच्योरिटी दिखानी है, गलती नहीं करनी। जिस एग्जाम की दे रही हो उस एग्जाम की बुराई मत कर देना, नहीं तो पक्का ही वो खार खा जाएगा आपसे, ऐसा मत करना। यूपीसी का मत लिख देना, यूपीसी कहाँ गलत गलत है इसमें। अब पेपर टफ आ गया या पेपर का डायनेमिक हो गया तो वो गलत थोड़ी है यार, उसको गलत कैसे ठहरा सकते हो? वैसे मॉरली गलत है, इथिकली गलत कह सकते हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, संवेदनाओं के साथ वो, लेकिन वो लीगली तो गलत नहीं है ना। हाँ, थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं पेपर सिलेबस में वो 10th लेवल का लिख रहे हैं, लेकिन उन वो अलग चीज है, उसमें मत जाओ, वो अलग घुमा दोगे आप। मतलब क्वेश्चन, गोपाल पांडे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछ रहा है। ये बात सही है, मेन डिमांड है, बट है ना, साथ में आपसे हिडन डिमांड भी पूछ रहा है। अरे है क्या, मतलब विश्वास क्यों खड़ा हो गया, क्यों ये विश्वास का संकट पैदा हो गया, तो वो भी तो थोड़ा बताओ शॉर्ट में। कई कई बार हिडन डिमांड्स होती है, उनको पकड़ना पड़ता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन में हिडन डिमांड है। और सेकंड वाला ये है कि इसको हासिल कैसे करें, है ना। हासिल करने का तरीका क्या है भाई? भाई जो जेन जी जनरेशन की मांगे हैं भाई, पेपर वगैरह ये सही करवा दो, उनको रोजगार दो, स्किल दो। या जो भ्रष्टाचार है आजकल देखा होगा आपने, मतलब किसी एक वर्ग को ज्यादा लाभ मिल रहा है कि राजनेताओं के बेटे तो वहां पढ़ रहे हैं, मतलब विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगे महंगे उनके घर सामने आ रहे हैं, 500 500 करोड़ की हवेलियां बना रखी है, महंगी महंगी गाड़ी। इसका मतलब संसाधनों का एक ही तरफ झुकाव हो रहा है। तो वो क्या चाहता है, सस्टेन डेवलपमेंट चाहता है। युवा और कुछ नहीं चाहता, युवा अपना अपना भविष्य चाहता है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, कैसे इस विश्वास को गहरा कर सकते हैं? तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत सारे जो टूल्स बनाए गए हैं, आरटीए बनाई गई, इनका थोड़ा सा पारदर्शिता इनमें आए। एथिक्स लिख रहे हैं ना, तो एथिक्स की बातें करना है। हाँ, दोनों पक्षों पर जोर देना है, विद डाइवर्सिटी लिखना है आपको ना। और निष्कर्ष इसमें पॉजिटिव लिखना, कि मतलब करना चाहिए, मतलब समय के साथ में यदि ऐसी कुछ चीजें हैं तो उन पे काम किया जाना चाहिए। हमें फोकस किस पे करना है, सिविल सेवा और शासन व्यवस्था में ईमानदारी पे फोकस करना है, क्योंकि आज का सिलेबस वही था। लोक सेवा की भूमिका और ये था ना कि सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, इन पे ज्यादा फोकस करना है कि ये क्यों ऐसा हो गया। कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा भी था कि आम जन का प्रशासन में विश्वास क्यों नहीं है। प्रशासन देखो, आम जन का विश्वास ये क्यों नहीं है। आपने देखा कि न्यायपालिका में क्या है, कितने केस पेंडिंग है, एग्जाम्पल तो ठीक है। पुलिस थाने में आप जाते हो तो आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, पुलिस सेंसिटिव नहीं होती आपके साथ, वो इतना उसमें होता है। पुलिस कस्टडी में कितने लोग मारे जाते हैं। मतलब बहुत सारे आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल है। आपके जमीन का पट्टा बनाने जाते हो, सिंपल सिंपल राशन कार्ड बनाने जाते हो, वहां पे हालत खराब है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो आम जन का विश्वास ऐसे हो गया फिर प्रशासन के प्रति। मेन बॉडी पार्ट के पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे ना बीपीडीएफ से, डोंट वरी। यहाँ तो जस्ट आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या डिमांड थी आपकी, दो हिडन डिमांड थी, है ना। बाकी एक्सप्लेन तो करने ही पॉइंट, तो सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए जाएंगे।
पूरा रिसर्च करके लाते हैं, डोंट वरी। तो सबसे पहले कि हाल ही में जैसे नीट सहित विभिन्न परीक्षा संबंधी विवादों ने लाखों छात्रों व उनके परिवारों के भरोसे को हिला दिया। लोक प्रशासन में विश्वास वह अदृश्य पूंजी है जो नागरिकों को संस्थानों से जोड़ती है। अच्छे कीवर्ड के साथ लिखा है इंट्रो, मतलब अब जैसे मेरे से छोटा नहीं होता, मैं ऐसे लिख पाता हूँ और मेरे से नंबर भी आए अच्छे इस तरीके से लिख के, वो मेरा अपना तरीका है। लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा ये है कि हाँ, इस पे भी इस तरीके में लोगों के नंबर मिले, अच्छे खासे नंबर मिले, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ी सी डाइवर्सिटी आपको ज्यादा रखनी है। तो प्रॉपर हेडिंग दी कि युवा नागरिकों सिविल सेवा व शासन व्यवस्था के प्रति अविश्वास का संकट क्यों है, रीजन क्या है उसके पीछे। तो रीजन है कि एक तो काफी ज्यादा निष्पक्षता हो रही है, और काफी जो प्रोसीजर है ना उसमें काफी मतलब समस्या देखने को मिली है। जैसे परीक्षा संबंधी विवादों ने योग्यता, समान अवसर, सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं पैदा की है ना। तो पॉइंट्स लिखना है और इंटीग्रेट करना है। अब मेरा मामला इस मामले में सही है कि मैं तार्किक विश्लेषण कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसका, ये तरीका भी सही है। अभी गुड कॉपीज दिखाई, वो तरीका भी सही है, आप जो लिखोगे वो तरीका भी सही है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड सेम होनी चाहिए कि आपने पकड़ा है उसको। इसमें दो डिमांड थी कि क्या संकट है और कैसे सही कर सकते हैं, दो डिमांड है बस इसकी उस क्वेश्चन की, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, शासन में सहानुभूति की कमी दिख रही है। अब जैसे कि ऐसा कई जगह आया कि एक दृश्य आया था कि बुलडोजर से अपनी किताबें बचाने के लिए दौड़ती हुई 8 साल की बच्ची का एक दृश्य आया था, है ना। और ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस उनके आर्टिकल से लिया है भाई, ये कंटेंट तो वैलिडेशन करना ही पड़ेगा। मैं आपको जो पीडीएफ बना के मॉडल आंसर लेके आऊंगा तो मुझे तो एक्सपर्ट वो बनना ही पड़ेगा इसमें, कि मैं कहीं से गूगल से करूं, किताबों से करूं, या कोई आर्टिकल उससे करूं, करंट अफेयर से पढ़ूं। तो वो ये मेरा खुद का नहीं है, ये वैलिडेशन कंटेंट है आपके, जो काम आएगा एग्जाम में। कुछ आपका कुछ मेरा मिल के आपका आंसर बन जाएगा, है ना। हाँ, सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट वो तो सब सेम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा व संकटकालीन प्रतिक्रिया, अब आपने एक चीज नोटिस किया अभी, जैसे अब जैसे एग्जाम्पल कैसे फिट करने, ये अपने होने चाहिए। अब जैसे पॉइंट्स वहां से देखे, एग्जाम्पल अपने मन वाले लिखे जो न्यूज़पेपर में, जैसे अभी वृंदावन की घटना है, या जबलपुर एमपी जो क्रूज हादसा है, ये क्या है मतलब। युवा जेनजी क्यों परेशान है भाई, आपदाओं के अंदर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मतलब लोग होटलों में सोते हुए मर रहे हैं, ट्रेन के अंदर कट के मर रहे हैं, मतलब कोई प्रशासन की वो जवाब देता जिम्मेदारी जैसा कोई कोई मतलब नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी मतलब चल रही है। तो यहाँ पे आम जनता फिर क्या करेगी, फिर तो कैसे विश्वास करेगी। कहीं मतलब कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, आप ट्रेन में जा रहे हो, सोते हुए नींद में मर गए, आग लग गई, ट्रेन में आग लगी, नीचे कूदे, दूसरी ट्रेन कट के मार देगी। आप घूमने जा रहे हो कहीं कहीं मतलब अच्छे हैप्पीनेस के लिए जा रहे हो भाई, आज तुम क्रूज में बैठ के अच्छे से आराम से पानी में जाएंगे, वहां डूब रहे हो, मतलब ये आपदाएं आपको फिर अलग अलग एंगल से दिखानी है फिर। ठीक है, अलग अलग बातों को आप दिखा सकते हो अलग अलग पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ में। ये इंटीग्रेशन है, मेन पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल दिया, इंटीग्रेशन किया विद तर्क के साथ में। कमजोर होती संस्थाएं, कमजोर होता तंत्र। आप आरटी की बात करो, अब हम आरटी कोई जवाब मांगते हैं, अब जैसे मैंने यूपीसी 2 बार जवाब मांगा भाई हिंदी मीडियम की डेटा दो मुझे, उन्होंने बोला कि हमारी रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट में कोई हिंदी मीडियम का डेटा नहीं होता। फिर बोला कि दोबारा आईटी ऊपर लेवल पे अप्लाई करो, कितनी बार अप्लाई करेंगे, कोई जवाब देता नहीं है। तो विश्वास कैसे होगा, कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो लफड़ा होगा, है ना। या डर होगा कि कल को मामला बनेगा हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं होते, जिस देश में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा वाले लोग सेलेक्ट क्यों नहीं होते। तो उन पे जो सवाल खड़ा होगा कि हिंदी मीडियम के बेचारे व्यक्ति आते कहाँ से हैं, वो वहीं से आते हैं आपके सरकारी सिस्टम से, सरकारी स्कूलों में, जहाँ पे ना तो टीचर होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। पढ़ने भी जाते हैं तो एक खतरा और रहता है, बिल्डिंग गिर जाती है ना। आपको कई बार ऐसा लगेगा हम मार्क्सवादी बनने जा रहे हैं, या मेरे विचार मार्क्स, ऐसा नहीं है। हम उन चीजों पे खामी, कुछ तरह की डिमांड ये थी, आपको ऐसे सवाल खड़े करने पड़ेंगे, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप मतलब इथिकली, या जहाँ पे सवाल खड़े की तर्क की बात आती है, आप तर्क के साथ बात नहीं करोगे तो कौन करेगा। फिर तो यूपीसी के अलावा कोई सिस्टम पढ़ा हुआ भी नहीं है। कम से कम यूपीसी वाले पढ़ते तो है ना, अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। तो आप लोग कल को जाके मतलब सिस्टम में काम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो उसे चिंता मत करो, एक जगह भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई गलत बात बोल रहे हैं। तो ये देखो आजकल लोकपाल से लेकर ईडी से लेकर सीबीआई कितने आरोप लग रहे हैं, आम जनता तो यही समझेगी ना कि ये सिस्टम बिगड़ेगा, ये सिस्टम तो केवल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, या गवर्नमेंट इसको अपने लिए इस्तेमाल करती है ना। जिस हिसाब से आजकल मीडिया की भूमिका आप देख रहे हो फेल है एकदम। विपक्ष को, विपक्ष तो खैर बचा ही नहीं, बचा है उसको भी हालत खराब है, दल बदल हो रहे हैं, या पार्टी सिस्टम चेंज हो रहा है, पता नहीं एक ऐसा क्या हो रहा है मतलब सिस्टम के हिसाब से। तो वो चीजें हैं मतलब। तो कुल मिला के ये क्या तय करता है कि कहीं ना कहीं उसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि फिर आम जन भी तो पढ़ा लिखा है, वो अब बर्दाश्त थोड़ी कर लेगा। जैन जी का ये क्यों आ रहा है, मतलब ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे मतलब। पहले ये था कि निरक्षर थे, अनपढ़ थे, अंधविश्वास, ये सब चल रहा था मतलब। वही आप दो चार नारे लगा के उनको खुश कर सकते हैं। अब वो, अब उनको चाहिए काम,
अब केवल रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छा स्किल और अच्छे रोजगार चाहिए, तब जाके मामला बनेगा। मॉडल आंसर को यूज करो ना, कंटेंट के तौर पे यूज कर सकते हो, अपनी फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हो, है ना, कैसे भी यूज कर सकते हो, और ये काम आएंगे, ये रिच कंटेंट है। मतलब बहुत ऐसे भी काम आएगा, हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसा होता है कई बार मॉडल आंसर से बहुत होता है। यदि आपका मेंटर डायनेमिक क्वेश्चन बना के लाता है, करंट अफेयर को देख देख के बना के लाता है, क्वेश्चन का ट्रेंड देख के बनाता है, तो वो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं एग्जाम में, है ना। इस क्लास में ये बच्चे होंगे, इनको पूछ लो, लास्ट ईयर हमने ऐसा ही सेशन करे थे, जीएस 1 का पेपर हुआ था, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे, डायरेक्ट आ गए थे, मतलब यही नहीं आपको वो बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्ट आ गए थे। मेंस के जो मॉडल आंसर आपके कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे वहां से, जीएस 1 की बात कर रहा हूँ कि जीएस 1 पढ़ा था, तब तक पेपर लग गया था। इस बार हम इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं भी देखो इस बार पेपर में देखना, आप इथिक्स में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इथिक्स में थोड़ा डायरेक्ट आना मुश्किल काम है, लेकिन उस टॉपिक से उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना आसान है। ओके, तो ये चीजें होगी। फिर विश्वास को कैसे बहाल किया जा सकता है, प्रॉपर हेडिंग लगाई, तो क्या क्या टूल हो सकते हैं, तो इसको वही उनको मजबूत करना है। जवाब जैसे आप आरटीई मांगते हो, तो आपको जवाब देना है, उसका पारदर्शिता रखनी है उसमें। आप अपना छोटा सा राशन कार्ड बनाने जाते हो, आधार कार्ड बनाने जाते हो, तो वहां पे कोई आपसे 10 रुपये नहीं मांगे, कोई रिश्वत नहीं मांगे, तभी तो सिस्टम काम करेगा। फिर नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना है। जैसे जेम्स श्रेष्ठ एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, उनका तर्क है कि नैतिक क्रिया की शुरुआत नैतिक संवेदनशीलता से होती है। उदाहरण के लिए जैसे लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल है, कि एक छोटी सी रेलवे दुर्घटना पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एकदम बैठ गए हैं, पकड़ के बैठ गए, कोई हिला दो मुझे, कोई हिलाने वाला। इतना यूथ मतलब बोल दिया यार, होना चाहिए यार, मतलब इतनी जल्दी जब ये हो रहा है, इतनी गड़बड़ियां हो रही है, तो बिल्कुल उनको नैतिकता से दे देना चाहिए इस्तीफा अब तक तो। ये तो मतलब इस बात से सब सहमत है। कोई मुझे नहीं लगता कि आप उस पार्टी की विचारधारा के होंगे तो भी आप इस बात से सहमत है कि यार काम से नहीं कर रहे वो, उनके जवाब देता है। चाहे आप ना कट्टर मतलब उस विचारधारा के हो, कट्टर उस पार्टी के समर्थक हो या सरकार के समर्थक हो, फिर भी आप, यदि आप एक तार्किक व्यक्ति हो, तो आपके मन में भी आता होगा कि नहीं यार ये गलत है, मतलब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है, मतलब मुश्किल से गरीब बच्चा नीट पास करके आईआईटी पास करके मतलब अपनी सीट प्राप्त करता है, उस पर भी खाने लग गए मतलब। तो ये चीजें मतलब, नहीं ऐसा लिखो ना जैसे मैंने लिखा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है यार, ऐसा मैं रियल एग्जाम में भी लिख के आया हूं, तो गड़बड़ नहीं है। यदि ऐसा होता उनको लगता कि मेरे आंसर पसंद नहीं है, तो वो कभी मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं होने देते। याद रखना, जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो अपने जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो जैसा पॉलिटिकल पार्टी जैसी बातें करती है, वो प्रोफेसर ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस बात का बिल्कुल मत रहना, चाहे वो प्रोफेसर किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, आंतरिक उसमें कैसा भी हो, लेकिन वो आपकी तार्किकता को इग्नोर नहीं कर सकता है, आपके विचारों को इग्नोर नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना, कभी डरना मत, खुल के लिखना। क्यों भाई, है ना। गलत बात मत करना, मेच्योरिटी दिखाना, फालतू में डायरेक्टली किसी को ऐसा मत करना। पूनम कह रही कि उनके रिजाइन देने के बाद में क्या होगा, रिजाइन देने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, ढंग का व्यक्ति आएगा जो जिम्मेदारी ले। मतलब वास्तव में है ना, सिस्टम सुधारना चाहिए तो 2 मिनट का खेल है, सुधर जाएगा। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, इनके हित बहुत होते हैं ज्यादातर आजकल, ऐसी एजेंसियां, जो एजेंसियां बनी हुई है पेपर वाली, या मतलब इतने बड़े घोटाले इनके अंदर आप सोच नहीं सकते हो। मतलब आप देखना, स्किल डेवलपमेंट के नाम से ना, किसी ने अपने दामाद, कोई मंत्री ने अपने दामाद को कंपनी खड़ी करके दे दी। अब ऐसी कंपनियां कैसे सही काम करेगी, है ना। कई कोई एजेंसी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, पेपर बनाने वाली, प्रिंटिंग वाली, कोई कंप्यूटर का कोर्स करवा रही है। राजस्थान के अंदर मतलब आपने ये देखा होगा, एक कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है ना, बच्चों से हर साल 1100-1500 रुपये लिए जाते हैं उस कंप्यूटर कोर्स के। कोर्स कोई नहीं कराता, एक सर्टिफिकेट लेना होता है आपको, 2,000 रुपये देके एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट है, और ये सब एग्जामों में कंपलसरी और कर दिया है। अच्छा, उसको सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार कैसे कर दिया, कि जितनी भी एग्जाम आती है राजस्थान की, आरपीसी या जितनी टीचर की एग्जाम आती है, उसमें ये कंपलसरी कर दिया कि ये सर्टिफिकेट नहीं होगा ना आपके पास, तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। जबकि आप राजस्थान से जो बच्चे आते हैं, आप लोगों के पास भी उस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा, नाम नहीं बोलेंगे कंपनी का। अब वो अमुक व्यक्ति के वही है, रिश्तेदारों के, या कोई जवाई है उनका, मुख्यमंत्री, मंत्रियों का। अब आप सोचो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, हर साल कितना करोड़ का कलेक्शन होता है, कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है बिना कुछ किए। जबकि नाम है उसमें, स्किल सिखाया जाएगा, ये किया जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, सबके पास है वो सर्टिफिकेट, हर कोई जाके ले सकता है। कुछ नहीं, नाम मात्र की उसमें होता है, फॉर्मेलिटी होती है। कितना कलेक्शन होता होगा आप सोचो। ऐसे तो हर राज्यों में कितने बना रखे हैं उन्होंने, तो ये तब कैसे रुक जाएगा। तो आए ऐसे लोग जो मतलब कुछ काम करे, तो क्यों नहीं होगा। उनके हित जुड़े हुए हैं ना, जो भी मान लो जो उनके साथ जुड़े हुए, तो यहाँ से जो पैसा आता है, जो भी माफिया सब है ना, हित जुड़े हुए हैं।
जब किसी व्यक्ति का हित नहीं होगा ना, वो पारदर्शी तरीके से काम करेगा तो वो सब सुधार देगा इनको, सिस्टम को पूरा। चलो आप लोग बहुत बातें करते हो, फिर मुझे बोलते हो कि सर आप बातें करते हो। ओके, तो हमने अपनी बात रखी, कोटेशन लिखा, एग्जाम्पल दिया, बात खत्म। ठीक है, ऐसा करके लिखते हैं। नागरिक केंद्रीय संस्थाओं का निर्माण, जैसे आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत सारे एनजीओ है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा ऐसी संस्थान को ये काम दे सकते हैं, जैसे आप नीट की बात कर रहे हो, है ना। तो ऐसा कार्य वाकई जो, मतलब जैसे यूपीसी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी ठीक है, आपने देखा होगा यूपीसी का इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ कि पेपर आउट करने का आरोप लगे या साबित हुए कभी, है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। यूपीसी का आज तक तो मुझे नहीं, मेरी नजर में तो नहीं हुआ ऐसा। तो यूपीसी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, तो क्यों ना ऐसी संस्था या यूपीसी को दे दे, मान लो। थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा, लेकिन यूपीसी मैन पावर बढ़ाएगी, स्किल आएगी, जो भी करेगी, है ना। जब यूपीसी इतना बड़े लेवल पर पूरे भारत के अंदर एग्जाम करवा सकती है, प्री मेंस आराम से करवा सकती है, तो फिर नीट भी करवा सकती है, क्यों नहीं हो सकता। राजीव कुमार, आपके आंसर का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मेंस एग्जाम में इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी प्रैक्टिस के बाद में क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ ले अपन, उसको कर लेंगे हैंडल आराम से। सार्वजनिक सेवा मूल्यों का पुनः स्थापित करना, लास्ट में निष्कर्ष हो गया। तो ये कंटेंट देखो, बहुत अच्छा रिच कंटेंट है, इसको यूज करना। और ये आप सोच रहे हो ये 8 मिनट में लिखा जाता, 8 मिनट में लिखा जाता, मुझे लिखते लिखते आधी घंटा लग जाता है इसको। आधी पौन घंटे के बाद में ये मॉडल आंसर तैयार होता है ढंग से, मतलब। और अब सेम क्वेश्चन आपने, चलो आपने मुझे दिया और मैं इसको लिखता 8 मिनट में, तो इसका कितना लिख पाता, आधा ही नहीं लिख पाता। इतने इस कंटेंट का आधा नहीं लिख पाता, और उससे भी मेरे को नंबर मिले हैं, मतलब उस कंटेंट से भी। तो डोंट वरी, है ना, आप इस चीज को चिंता मत करो, मतलब। ये तो रिच कंटेंट है, ये आधी पौन घंटे टाइम लगता है। 5 मॉडल आंसर बनाने में मुझे 5 घंटे लग जाते हैं, रिसर्च करने में, पॉइंट ढूंढने में, साफ सुथरा लिखने में। राइटिंग मेरे ऐसी नहीं है, ये धीरे धीरे लिखता हूँ, तब जाके इतनी सुंदर राइटिंग लिख जाती है। रियल एग्जाम में ऐसे नहीं लिख पाते हैं, इससे आधी गंदी होती है, मतलब। ठीक है, समझ रहे हो बात को। आपको झूठ नहीं बोलेंगे, आपसे हर बात ईमानदारी के साथ ही शेयर की जाएगी। रियल एग्जाम में ऐसा लिख के आ जाता ना, मैं सपोज करो ना, आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे ये मॉडल आंसर है और रियल एग्जाम में मेरे ऐसा लिख के आता, मेरी रैंक आती टॉप 20 में आराम से। ऐसा लिख के आ जाऊं मैं रियल एग्जाम में, तो कोई रोक नहीं सकता, ऐसी राइटिंग, ऐसा कंटेंट, फॉर्मेटिंग, तो किसी भी चांस में टॉप 20 से नीचे नहीं आता मामला। ये मेरी गारंटी है, आप लोग करके देख लेना, आपकी रैंक आएगी। जैसे एक साल, जिस साल 2016-17 में मेरे 821 नंबर आई थी, जिस साल है ना मेंस में ना, तो उस साल सब ठीक होता, इंटरव्यू में ठीक मिले तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आती, मतलब टॉप 100 के आसपास आती, मान लो। आराम से आती, टॉप 100 में आती, यदि मुझे इंटरव्यू में ठीक नंबर मिल जाते ना, या ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा सही चला जाता, कोई एक, तो रैंक आती बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि रिटर्न में इतने नंबर, बहुत अच्छे नंबर थे उस साल। चलिए ना, आगे बढ़ते हैं। आराम से सीखो, आप जल्दबाजी मत करो, इसीलिए मैं, कई बच्चे बोलते हैं ना सर आप जल्दी जल्दी करो, तो फिर मुझे भी मन नहीं करता कि मैं आपको फालतू वो चीजें बताऊं, फालतू तो होता ही नहीं है, खैर, कि वो चीजें बताऊं, साथ में अनुभव बताऊं। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखा करो, कुछ बच्चे जानबूझ के करते हैं, पता नहीं, या समझते नहीं, मुझे नहीं समझते, या अपने आप को नहीं समझते। इसलिए थोड़ा क्योंकि आप लोग क्या करते हो, तीसरे दिन पे हम मिलते हैं, 3 दिन में आपसे 3 घंटे मुलाकात होती है, उसमें भी आप लोग जल्दबाजी करा करा लेते हो। जल्दबाजी तो उल्टी मुझे होनी चाहिए, मुझे होना चाहिए कि निपटाओ काम, चले जाते हैं, कुछ नहीं, है ना। जल्दबाजी मुझे होनी चाहिए, जबकि मैं टाइम दे रहा हूँ आपको ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ये हर बैच के साथ होता है, जब शुरू में आते हैं ना 5-7 दिन ऐसे करते ही हैं, बाद में धीरे धीरे सब लाइन पे आते हैं। शुरू शुरू में ऐसा होता ही है, बट और बैचों की तुलना में इस बैच के लिए बोल रहा हूँ, ये बैच थोड़ा सा मुझे मेच्योर लग रहा है। रियल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आपके 2 4 5 दिनों के व्यवहार से बता रहा हूँ कि अब की बार मेच्योर बैच है थोड़ा। ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्कुल बिगनर्स है, मतलब। चलो, करो इसको 8 मिनट में। क्वेश्चन कितना टफ हो, ये भी सोशल मीडिया के हिसाब से ही है, मतलब। लेकिन क्वेश्चन का सिलेबस है, आपका सिलेबस से बाहर नहीं है। चलो इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया था, मतलब बना के किया हुआ है कि कैसे करें इसको। मतलब इस सिलेबस के पॉइंट को लाना था, करंट क्वेश्चन घुसाना था, तो ये आजकल सोशल मीडिया एआई के जमाना है, मान लो ना, तो इसमें समाज का एक बड़ा हिस्सा भ्रामक सूचनाओं की चपेट में आ गया। भ्रामक सूचना जो आपको व्हाट्सएप मीडिया से वो मिलती है ना, फालतू की इधर उधर की बातें, जिन पे मतलब कोई कई बार तुक नहीं होता, देश के हिसाब से या प्रशासन के हिसाब से कोई तुक नहीं होता। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है किसकी, परसुएशन की, तो उनका कैसे हम अच्छा डेवलप करें, तो परसुएशन की भूमिका आएगी इसमें। अनुनय क्या है। अब अब देखो, यहां तक क्वेश्चन नहीं पूछा, देखो यहां तक उसने अपनी बात लिखी, आप इसके बारे में मत लिखना कुछ भी। ये बना है यूपी से, ऐसे तो बनाता है,
बड़े बड़े क्वेश्चन बनाता नहीं बनाता। अब हम फंस जाते हैं कि यार पूछ क्या रहा है, लेकिन पूछा कहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि अनुने क्या है, तो थोड़ा सा अनुने बताओ, अनुने बताओ, थोड़ा परिभाषा लिखो, थोड़ा सा कोई डायग्राम बना सकते हो बनाओ। इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करनी है। अनुने को कौन सी चीज प्रभावित कर सकती है, परसुएशन को कौन सी चीज प्रभावित करती है, कौन सी चीज उसको बनाती है। ठीक है, वो हो गया। अब भ्रामक सूचना के विरुद्ध अनुनय कैसे काम कर सकता है, तो इसमें दो डिमांड मुख्य है। एक तो ये है कि प्रभावित करने वाले कारक, और भ्रामक सूचना के विरुद्ध कैसे काम कर सकता है अनुनय। परसुएशन, परसुएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई नेगेटिव सोच रखते हो मान लो किसी चीज को लेकर, तो जब आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिसको आप मतलब आपको वो चीजें समझाता है और आप उसकी बात मान लेते हो, आपकी वो रूढ़िवादिता या जो नेगेटिव सोच है वो निकल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अनुनय। यानी समझा, अपनी बात मनवाना या अच्छा बड़े उद्देश्य के लिए लोगों को तैयार करना, उसको बोलते हैं अनुनय। अभी जैसे आंसर राइटिंग में आप लोग जो बच्चे हैं ना, अभी बिगनर्स है ना, जो आपके मन में आ रहा है ना उस टाइम में वो लिखो। जो कम से कम 50, 100 200 मॉडल आंसर लिखोगे ना, 50 मान के चलो, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जब लिखोगे, उसको तो जज मत करो अपने आप को। 50 क्वेश्चन आपने पहले 50 क्वेश्चन लिखे हो तब तक अपने आप को जज मत करो कि आपने गलत लिखा ऐसे लिखा क्योंकि आप सीख रहे हो। जज नहीं करना चाहिए यार। जब आपको, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो चलता है ठोकर खाता है, उसको जज करते हैं कि बच्चा लड़ रहा है, गिर गया, देखो वो चल नहीं पा रहा, वो तो ठोकर खा के गिर गया। वही आपके साथ आज, जज मत करो उस चीज को, जज करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। मस्त रहो, कूल रहो, दिमाग पर जोर मत दो, दिमाग को परेशान मत करो, इमोशन को परेशान मत करो, बीपी मत बढ़ाओ। एक बार सीखो, करो, बस आ जाएगा। इतना मन में आशा रखो कि हम भी सीख लेंगे, बस कोशिश करते जाना है, हम भी सीख लेंगे, हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा आराम से, हम भी सीख लेंगे, इनसे बढ़िया लिखेंगे हम भी। कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रो में परसुएशन की परिभाषा लिखो, जो कि आपकी किताब में लिखी है, जो मैंने आपको समझाया अभी, परसुएशन की परिभाषा लिखी। किसी के पास करंट फ्रस्ट्रेशन का कोई है तो वो लिख दो, करंट घटना लिख दो परसुएशन की। दूसरा, अब परसुएशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनके बारे में बताओ, ये तो आपकी किताब में मिल जाएगा। और भ्रामक सूचना के विरुद्ध अनुनय कैसे काम कर सकता है उसको बताओ। आते हैं मॉडल आंसर को एक एक करके बताते हैं। क्वेश्चन की डिमांड बस सही पकड़ना है और फिर एक्सप्लेन करना है। तो अनुनय क्या है, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार को परिवर्तन करने की मजबूत प्रक्रिया है। ये परिभाषा किताबी परिभाषा है, ये याद नहीं रहे तो सिंपल फार्मूला लिख देना। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से संचार गतिविधियों से संचालित होती है परसुएशन। और इसके क्वेश्चन आते हैं, परसुएशन के क्वेश्चन कभी आपको पूछ लेगा परसुएशन का, जो सरकारी स्कीम्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनके अंदर कैसे यूज करना है। अनुने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, टू दी पॉइंट वो लिखो जो क्वेश्चन पूछा है। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन से, स्रोत, कहाँ से मतलब स्रोत है अनुने बनाने का, कौन सा डेटा है, कौन आपको समझा रहा है ना, उसके कितना वो ईमानदारी, कितना सत्यनिष्ठा के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, स्रोत का बहुत मायने रखता है। तो अनुने बनाने वाले जो कारक देखेंगे, स्रोत इंपॉर्टेंट होता है, स्रोत की विशिष्टता, आकर्षण, विशिष्टता, अधिकार आदि होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये मैंने किताबों से लिया है कंटेंट, कोई एक न्यूज़पेपर उसमें किसमें था, आर्टिकल था का, तो वहां से ये पॉइंट लिए हैं, लेकिन ये पॉइंट मेरा अपना है कि अब मतलब कहाँ से कौन व्यक्ति आपको बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आंसर राइटिंग सीख जाओगे। अभी तक आपके मन में क्या था, नहीं नहीं सीख पाएंगे हम, तो कभी लिख नहीं पाएंगे। मेरे मन में तो डर है, नहीं पता नहीं, मतलब आंसर राइटिंग तो कोई दूसरे लोग होते हैं वो तो ना। लेकिन अब आपको इस बात पे विश्वास है कि सामने वाला व्यक्ति हमें सिखा सकता है, वो खुद सीख के या एग्जाम में लिख के आए, वो सिखा सकता है। तो वहां से आपका मेरे प्रति विश्वास आएगा, और विश्वास आ गया इसीलिए तो आप आए हो। अब धीरे धीरे जो मैं बोलूंगा ना उस बात पे विश्वास करोगे, धीरे धीरे आपकी जो मानसिकता थी ना, आंसर ना लिखने वाली या पेन ही नहीं चल रहा है, वो दूर हो जाएगी। ऐसे हम अलग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पीपल वाले बाबा का एग्जाम्पल दिया। अब ये कहाँ से लिया, ये हम कई बार इंस्टाग्राम पे देखते हैं, पीपल वाले बाबा बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जरूरी थोड़ी किताबों से कंटेंट आए, आप रील शॉर्ट्स देख रहे हो तो वहां से भी कंटेंट जुगाड़ कर लो। मतलब मैं सही बताऊं तो ये कहीं इंस्टाग्राम पे वहां पे देख रहा था, तो उसका एग्जाम्पल है। तो उसका एग्जाम्पल ये कि पीपल बाबा वाले जो है ना बाबा, वो बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगाने हैं, वो दिखाते हैं दृश्य कि पहले ये भूमि कैसी थी, गंदी थी, ये थी, है ना। सही बताऊं मैं भी परसुएट हुआ, मैं भी उनका अनुकरण करने लगा कि यार बात तो सही है इनकी, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता हूँ, है ना। तो मैं, आप आपने कभी मेरे घर वाले वीडियो देखे हैं, कभी खेत वाले वीडियो देखे हैं। अभी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो सामने, अब है ना 5-6 बीघा में पेड़ लगाए, पहली बार मैंने इसमें इस लास्ट मैंने 200 पेड़ लगाए हैं, है ना।
और वो मतलब फॉलो ही नहीं किया, उसका अनुकरण नहीं किया, मैंने लगा दिया नहीं। पहले क्या हो रहा था, 5 साल तक ये करा था लगाएंगे लगाएंगे, कब जाके ये करेंगे, बागवानी करेंगे, है ना, हमेशा ये चल रहा है। लेकिन परसुएट होना मतलब ये बात बहुत ही खतरनाक होती है। जब आप किसी को फॉलो करते हो तो आप उसे सीखते हो और उस चीज को आप है ना व्यवहार में उतारते हो, है ना। तो पहली बार मतलब मैंने भी व्यवहार में उस चीज को उतारा है। और 200 पेड़ लास्ट महीने मई महीने में लगाए हैं। मतलब एक जंगल बन जाएगा, अगले 3 साल में वाकई जंगल बन जाएगा मेरा खेत। और उसके बाद इस जंगल को बढ़ाऊंगा, जितना खेत है पूरे खेतों में पेड़ पौधे लगा देंगे मतलब। और यही भविष्य है, मतलब प्रकृति ही भविष्य है, नो डाउट इसमें। तो वही चीज आपके साथ होगी कि आप आंसर राइटिंग का वो आपके अनुकरण आएगा, अनुसरण करोगे, परसुएट हो जाओगे तो आंसर राइटिंग की कला सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। मन में यदि भ्रांति रखोगे, डाउट करोगे मेंटर पे, नहीं ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये है फलाना है, खुद का निकला नहीं, फाइनल हुआ नहीं तो ऐसी बातें करने वाले भी लोग आते हैं। बट मुझे अपने आप पे दुख नहीं होता, मुझे उन लोगों को भी दुख होता है जो ऐसी बात बोलते हैं। मुझे पता है कि वो कभी भी मेरा कंटेंट, कभी भी मतलब अपनी किताबें या मॉडल आंसर उनकी काम में नहीं आने। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है ना, उनके तो काम में नहीं आने। और ये भी पता है कि अभी वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से हिंदी माध्यम में कौन कंटेंट बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, ये भी मुझे पता है, रियलिटी का भी पता है। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि वो बन सकता था, लेकिन उसने ये नेगेटिव बात बोल के वो खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली कि वो कभी मेरा काम या मेरे कंटेंट नहीं पढ़ पाएगा। मुझे पता है जो व्यक्ति ऐसा, आप में से कितने लोगों ने अपनी पीवाई की बुक देखी होगी ना, पीवाई की प्रीलिम्स वाली बुक आती है, उस बुक को बनाने में 4 या 5 साल लगे हैं ना, इतनी अच्छी बुक बनाने में। उस बुक के बारे में लोग है ना आके मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। आप सोचो एक बार, एथिक्स वाली बुक के बारे में लोग आके कुछ ही बोलते हैं। आप सोचो अब उस व्यक्ति को कंटेंट काम कैसे आएगा, ये कंटेंट पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा उसका, क्योंकि कंटेंट अच्छा बनता कहाँ पे है। ये भी रियलिटी है मतलब। जस्ट ये बात बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि परसुएशन का रोल क्या होता है। तो हमने पहले बात लिखी कि स्रोत क्या है उसका, कौन विश्वसनीय व्यक्ति ये बात बोल रहा है, क्या वो व्यक्ति विश्वसनीय काबिल है उस बात के लिए बोलने लायक, है ना। तो इसका मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। एक तो आके कोई भी बोल दे आंसर राइटिंग ऐसे करनी है, कोई भी वीडियो बना देगा। एक व्यक्ति जिसने 4 बार मेंस पास किया तो वो तो बोलेगा, तो उसकी विश्वसनीय होगी ना बात। सेम ऐसे एग्जाम्पल फिट करो फिर, है ना। एग्जाम्पल अपने होने चाहिए। संदेश सामग्री, कैसे हम अपने अभियान को चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने तुरंत क्या किया, भारत सरकार को स्वच्छ भारत अभियान को एकदम मिशन मोड में लागू करना था, हर व्यक्ति तक पहुंचाना था। तो कैसे उस समय आपने देखा होंगे, जो भी एड हम देख रहे थे, दरवाजा बंद अभियान, विद्या बालन का एड आ रहा है, टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आ रही है ना, कैसे उसको हम लोगों को मतलब परसुएट करने के तरीके होते हैं, संचार करने का एक तरीका होता है। जैसे रिसेंटली मैंने एक वो देखी थी, टाइटन की वो एक वेब सीरीज आई थी, वो देखी थी ना। तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग कैसे की, मतलब कैसे लोगों को जोड़ा उन्होंने, उनका जो मार्केटिंग सिस्टम था वो बहुत तगड़ा था, इमोशन के साथ में, सॉन्ग के साथ जोड़ के जो मार्केटिंग कर रहे थे वो, है ना। वो चीजें है मतलब। तो आप कैसे उसको बदल रहे हो, लोगों की धारणा कैसे बदल रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना। वैसे इसके अंदर संदेश सामग्री जो होती है, ये तरीके होते हैं उसको बनाने का। हालांकि ये जो मैंने मॉडल आंसर दिया है वो जटिल आंसर है, थोड़ा थ्योरेटिकल आपको कभी कभी ज्यादा लगेगा, लेकिन कंटेंट भी तो होना चाहिए लिखने वाला। आसान तो आप भी लिख लोगे, टफ मुझे देना ही है इसको। तो यहाँ पे ये अपने एग्जाम्पल है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, दरवाजा बंद अभियान, ये अपनी किताब में भी है और इसको यूज भी कर सकते हो। उसी तरह से दर्शकों की विशेषता है। अब जो दर्शक है या आप स्टूडेंट हो, आप उस चीज को कैसे लेते हो। चलो स्रोत तो ठीक हो गया, स्रोत कौन दे रहा था, कौन जिस व्यक्ति को फॉलो कर रहे थे। दूसरा संचार का तरीका जिसको आप देख रहे हो, अब आपकी भूमिका आती है। अब आपका माइंडसेट देखो, यहाँ पे एक बड़ा माइंडसेट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका माइंडसेट यदि नेगेटिव हुआ, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका माइंडसेट ये है कि मैं तो चाहकर भी कुछ भी कर लो आंसर राइटिंग जिंदगी में नहीं सीख पाऊंगा। तो उनको परसुएट करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने तर्क होते हैं ना सीखने के, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उनके लिए मुश्किल होता है फिर काम। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपकी क्या भूमिका है उसमें, दर्शक जो देख रहा है उसकी क्या भूमिका है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हमने देखा कि दर्शक को ये लगा कि मतलब कितने फायदे हैं। अब आज आज हम आसपास समाज में देख रहे हैं कि बेटियां सब कुछ कर रही है ना, खेलों में नाम कमा रही है, कोई पायलट बन रही है, कोई स्टार्टअप अच्छा कर रही है। और सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ कैसे मतलब लड़कियों का बीमा, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही है मतलब पढ़ाई के लिए पैसा सब हो रहा है। तो इससे बदलाव आ रहा है, दर्शक उसको हाथों हाथ ले रहा है, आम जनता उसको हाथों हाथ अपना रही है। और ये परसुएशन इनमें बहुत, मतलब भारत सरकार की 3-4 योजनाएं जिसमें परसुएशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक तो स्वच्छ भारत अभियान, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक उज्ज्वला स्कीम वगैरह, इनमें काफी रहा है, तो इनको बताओ साथ में। और क्वेश्चन भी आपके आएगा तो इन स्कीम को जोड़ के आएगा जो आएगा। इसके अलावा पारस्परिकता, आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, उन सब चीजों को मायने रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई योजना को लागू कर रहे हैं, तो हमें पता है कि उज्ज्वला स्कीम जब लेके आएंगे तो कुछ लोगों को तो सब्सिडी छोड़नी पड़ेगी ना। तो उसके अंदर ये गिविटी अभियान वगैरह चल रहा था उसमें। सामाजिक प्रमाण, उस चीज का सामाजिक प्रमाण किया, जैसे आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से विकास
के माध्यम से लोगों में विश्वास, मतलब कोई भी सरकारी स्कीम या अभी हमने देखा सरकारी तंत्र में लोगों का विश्वास कैसे आएगा जब तक धरातल पे वो काम नहीं दिखेगा। जैसे आदर्श ग्राम योजना ये सब है ना, तो इसके माध्यम से कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उनका वो दिखा सकते हो। समय और संदर्भ ये भी मायने रखता है। जैसे वर्तमान एग्जाम्पल आओ, वह परिवेश जिसमें संदेश दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या संदेश है, अभी आपने देखा हमारा रुपया सबसे निचले स्तर पर है डॉलर के मुकाबले, आर्थिक मंदी दस्तक दे चुकी है ना, विदेशी निवेशक यहाँ से भाग चुके हैं, है ना, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आम आदमी त्राई त्राई कर रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो तब उस समय संदेश आता है हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्या संदेश आता है कि थोड़ा सा पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, सप्लाई चेन समस्या आ रही है, सोना मत खरीदो, विदेश में यात्रा मत करो। ये क्यों आया, इस समय क्यों जरूरी था? परसुएशन, क्योंकि हम फॉलो करते हैं, हम प्रधानमंत्री की बातों को फॉलो करते हैं, उनको एक आदर्श मानते हैं। तो जब ऐसे व्यक्तित्व बोलेंगे, करिश्मावादी व्यक्तित्व बोलेंगे, तो जनता उसका अनुसरण भी करेगी। ये चीजें मायने रखती है। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से भी चीजें बहुत काम करती है। जैसे ये एग्जाम्पल लिख दिया, वही अभी आर्थिक मंदी महंगाई के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो ये था, आम नागरिक को सोना खरीदना, ये कंटेंट मेरा है, मतलब जो मैं एग्जाम्पल चिपका रहा हूँ वो मेरा है, जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ। बाकी मैं कंटेंट कहीं से ले रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ, पॉइंट्स ले रहा हूँ, लेकिन जो एग्जाम्पल्स फिट कर रहा हूँ ना, वो वही एग्जाम्पल है जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ अभी, या सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, है ना, उसको यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे केवल क्रिस का गाना नहीं सुन सकते हैं कंटेंट भी ला सकते हैं, है ना। ठीक है, ये भी है। इसके बाद में इसको कैसे करेंगे कि भ्रामक सूचना के विरुद्ध अनुनय कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करेगा? तो विश्वास बनाना और विरोध को कम करना। जैसे कोविड 19 में हमने देखा लोग वैक्सीन को लेकर नेगेटिव बातें कर रहे थे ना, तो वही सोशल मीडिया पे कुछ डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर जिनको लोग मानते हैं, वो आके बोलते हैं कि भाई मैं खुद लगवा रहा हूँ, आप भी लगवाओ। कितना फर्क पड़ता है, सोशल मीडिया अनुनय का कितना बड़ा साधन हो सकता है। अब इसमें भी ले आओ टॉयलेट फ्रेम खरीदा से सारा पॉइंट आ जाएगा, उस वाले पॉइंट भी कुछ कुछ आएंगे इधर। व्याप्त धारणाओं के विरुद्ध नई धारणाओं का सहारा लेना। भारत में जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, मान लो, उसका बड़ा कारण क्या है? पुत्र को वरीयता देना, उनको लगता है पुत्र ही उनके वंश का वो बनेगा। यही धारणा चल रही थी, नेगेटिव चल रहा था ना समाज में। बदली ने धारणा, जब लड़कियां आज आसमान पे उड़ रही है, मतलब हर खेलों में सब जगह राज करी, तो धारणा बदल गई लोगों की। अब लड़का लड़की बराबर है। और आजकल नए नए कपल में आप देखना कि एक लड़की तो एक लड़की रख रहे हैं, दो लड़कियां तो दो लड़कियां रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आगे पांच पांच दस दस बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि धारणा बदल चुकी है। ये सारा हो रहा है, ये सोशल मीडिया से हो रहा है। कई बार अभियान ऐसे कई बार चलते हैं कि जैसे कई बार हम ऐसे दिवस बनाते हैं बेटियों के लिए, है ना, प्राइड दिवस भी बनाते हैं। सोशल मीडिया पे फोटो डाली जाती है ना, कई पिता अपनी बेटी के साथ फोटो डालता है, ऐसे अभियान चलते रहते हैं। टकराव के बिना आलोचनात्मक बढ़ाना। जैसे यहाँ पे कट्टरता लिखना था, कट्टरा गलत लिख दिया, कट्टरता को बाहर निकालना, कट्टरता लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख लेना कट्टरता। तो इसमें भी कैसे हम सीख सकें वो आ जाएगा। समय के साथ निरंतर जुड़ाव, भ्रामक सूचना को बार बार सकारात्मक संचार के माध्यम से, इसमें कई सारे पॉजिटिव टूल आ सकते हैं। ऐसे करके 8-10 पॉइंट हो गए और लास्ट में अपना एंड कर दो। थोड़ा सा कंटेंट जटिल है नो डाउट इसका, प्रैक्टिकल लिखना इसको थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कंटेंट होना चाहिए समझने के लिए। आपके पास अच्छे मॉडल आंसर होने चाहिए उस कंटेंट के ना। कुछ पॉइंट जटिल भी लग रहे थे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल थोड़ा किताबों से कंटेंट लेते हैं ना, तो वहां पे आएगा। हुमन जब बनाएगा, मानव लिखेगा, तो उसमें थोड़ा सरलता होगी, जैसे आप लोगों की मॉडल आंसर दिखेंगे उसमें। तो ठीक है। तो परोपकार सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता मानी जाती है, ये अपनी बात कह रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। परोपकार का मतलब भलाई का काम है भाई। परोपकार से आप क्या समझते हो? परोपकार से आप क्या समझते हो? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि परोपकार से आप क्या समझते हो। एक तो ये डिमांड है इसकी, है ना। यहाँ तो कोई डिमांड नहीं है, ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, क्या लिखना है। इसकी विभिन्न दार्शनिक आधारों पर चर्चा कीजिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। आप भी जानते हो, आपने नैतिकता के आयाम पढ़े हैं, पश्चिमी वाला पढ़ा है, इंडियन पढ़ा है, तो अब आपके हाथ में है, ये क्वेश्चन वही था। नैतिकता का आयाम प्लस वैल्यूज को मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके महत्व को बताइए, परोपकारिता का क्या महत्व है, क्या क्या फायदे हैं इससे, है ना। तो इंट्रो के अंदर पक्का कोई ना कोट लगाओ, अच्छा सा कोट लगाओ, कोई कोटेशन लिखो। एक तो ये तरीका है। आपको कोटेशन नहीं आता तो सामान्य दृष्टिकोण लिख दो, भलाई का मतलब कोई परिभाषा वगैरह लिख दो ना। जैसे कुछ भी आ सकता है, जैसे गांधी जी का यहाँ पे याद आ रहा है मुझे, गांधी जी का वो एक आता ना कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो उसमें अंतिम वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखना, ऐसे करके वो लिख सकते हो। आप ना इनसे शुरू कर सकते हो परोपकारिता में। जैसे अभी अपने कौन है, अजीज प्रेम फाउंडेशन और ये सब है ना, जिन्होंने अच्छा काम किया एजुकेशन में, स्वास्थ्य, वहां से शुरू कर सकते हो। अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
अब ये लिखना है परोपकारिता से आप क्या समझते हैं, यहाँ चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, परोपकारिता मतलब क्या, डायग्राम बना दिया। फिर ये आ गया कि उसके दार्शनिक आधार क्या, दार्शनिक आधार पूछे आपसे तो इसको दो वर्गों में बांट लो, एक पश्चिमी एक भारतीय। भारतीय दार्शनिक आधार बताओ और एक पश्चिमी बताओ। अब पश्चिम में तो आपने क्या पढ़ा है, कांट का पढ़ा है, कांट का वो पढ़ा ना कि नैतिक कर्तव्य पढ़ा है, तो वो भी तो एक दार्शनिक आधार है परोपकारिता का। यदि आपके कार्य परोपकार वाले होंगे तो समाज में क्या होगा, यानी नैतिक कर्तव्य होंगे तो समाज में भलाई का काम होगा, सोसाइटी अच्छी होगी। जैसे वो बेंथम वाला, और वो पढ़ सकते हो, परिणामवादी सिद्धांत आपने पढ़ा है, अधिकतम लोगों का सुख वाला, उससे भी लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई का कार्य हो, है ना। ये हो सकता है। भारतीय के अंदर आप जाओगे, चाणक्य का लिख सकते हो, गांधी जी का लिख सकते हो, गीता का लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास है। तो ये दार्शनिक आधार आपने दिखा दिए इनके। इसका महत्व क्या है, परोपकारिता का बहुत सारा महत्व है, हर एक दृष्टिकोण से महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लैंगिक समानता, संवेदनशीलता, आपके पास प्रकृति पर्यावरण नैतिकता, बहुत सारे पॉइंट है। इस ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें से आप में से हर बच्चे ने अच्छा लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा लिखा होगा। इसमें जैसे आपके विचार होंगे, ऐसे क्वेश्चन में तो आप बोल ही नहीं सकते कि सर ये हमें आता नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, और ये अब तक अपनी बुक में भी था नहीं था पहले, तो अब कंटेंट भी आपका रीच हो जाएगा वहां पे, बुक में और जुड़ जाएगा ये कंटेंट। और ऐसा कभी पूछा भी नहीं उन्होंने। तो देखो, हमने भी ऐसा बनाया कि दूसरों की सेवा करना इस पृथ्वी पर हमारे रहने का किराया है, मोहम्मद अली के अनुसार। बॉक्सर है ना वो, शायद बॉक्सर ही होंगे मोहम्मद अली उनके अनुसार। ठीक है। ये विचार भारत में बढ़ती परोपकार की भावना को दर्शाता है कि जैसे इंडिया फिलंथ्रोपी एक रिपोर्ट भी आई थी 2025 का, उसका अनुसार भारत में परोपकारी वित्त पोषण में काफी वृद्धि देखने को मिली है। जो भी भारत के जो बिलियनियर है, जो बड़ी कंपनी है, जिनके अनिल अग्रवाल से लेकर अजीम प्रेम जी, टाटा फाउंडेशन, आपने ये सब देखा होगा उनके एग्जाम्पल। ठीक है। तो परोपकारिता का मतलब क्या होता है, परोपकारिता मतलब है मानवता के लिए प्रेम, अर्थात व्यक्ति अपने आर्थिक संसाधनों या अपने हितों को छोड़ के दो दूसरों की भलाई का काम कर रहा है, वही तो परोपकारिता है, वही परोपकार का काम है। परोपकारिता का दार्शनिक आधार क्या हो सकता है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, जैसे चाणक्य के अनुसार, चाणक्य क्या कहते हैं, उस समय कहते हैं कि राज्य को अपना कुछ परसेंट जनता की उस पर भलाई पे लगाना चाहिए। उस समय क्या था। विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है, दरिद्र नारायण की उनकी थ्योरी चलती है। गांधी जी का क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत चलता है। ये परोपकारिता के तो पॉइंट है। भारतीय धार्मिक दर्शन की बात करें, हिंदू धर्म में क्या, दान और दक्षिणा की बात परंपरा से बनी हुई है। इस्लाम धर्म में जक़ात ये चलता है। बौद्ध धर्म में भिक्षा चलती है। सिख धर्म में लंगर के प्रोग्राम चलते हैं। ये क्या है, ये परोपकारिता के तो एग्जाम्पल्स है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रखनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रैक्टिकल और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रखनी है आपको। इसके अलावा हम पश्चिमी परिप्रेक्ष्य देखिए, अब हमें पता है कि यदि यहाँ पे हम फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे तो हमारी आगे की डाइवर्सिटी हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। आप देखो, एक रियल एग्जाम में ये डिसीजन भी लेना है आपको, किस चीज को कितना एक्सप्लेन करना है। ऊपर वाले पार्ट को हमने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, मान लो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है या परोपकारिता के बारे में, तो अब हमें पता है यहाँ पे डिमांड पूरी करनी है, जैसे पश्चिमी परिप्रेक्ष्य भी लिखना है, तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे, फिर बड़ा नहीं लिखेंगे। जैसे कांट का लिखा या नैतिक कर्तव्य भलाई का काम, रोल्स का सिद्धांत वंचितों की प्राथमिकता वाला लिख दिया, परिणामवादी उदारवाद लिख दिया, करुणा का सिद्धांत लिख दिया, उदारवाद का अलग आ गया, उपयुक्तवाद का अलग आ गया। ठीक है। परोपकारी का महत्व क्या है, तो महत्व वित्त पोषण की कमी, इनको देखते हैं। हम बजट में देखते हैं, बजट में क्यों भाई जेंडर बजटिंग की बात की जाती है, क्यों अलग अलग वर्गों के लिए या प्रकृति के लिए पर्यावरण के लिए इनके लिए बजट आता है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए। दयालु पूंजीवाद एक चलता है काफी, यानी दयालु पूंजीवाद मतलब पूंजीवाद का ऐसा पार्ट जो लोगों के लिए भलाई का काम करे, सीएसआर का फंड अच्छे कामों में लगाए। विकास संबंधी खामियों को दूर करना, परोपकार, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना, नवाचार को बढ़ावा देना। संवैधानिक जो मूल्य हैं कि समानता स्वतंत्रता उनकी बात की गई, तो ये कैसे हासिल होगी प्रैक्टिकल में, जब को लोग पैसा लगाएंगे आम आदमी स्कीम्स पर। सस्टेन डेवलपमेंट, ये अच्छे कीवर्ड के साथ एंड कर दो, उसको एक्सप्लेन करने का इतना स्कोप है नहीं मतलब। तो डायग्राम कहाँ बनाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें आप चाहकर भी इसमें लिखते तो आपकी डाइवर्सिटी कम होती। आपने डायग्राम बनाया, शॉर्ट में लिखा, कुछ कुछ एग्जाम्पल चिपकाए, तो आपकी डाइवर्सिटी अच्छी होगी और पॉइंट भी आपने अच्छे लिख दिए यहाँ पे। और लास्ट में चाहो तो एक कोटेशन चिपका दो कोई भी, या नॉर्मली लिख दो कि कैसे इसका प्रभावी उपयोग कर सकते हैं जिससे समाज में न्याय समानता ये आ सकती है। परोपकारिता का उसमें बड़ा रोल होता है। चाहो तो कोई किसी का कोटेशन लगा दो, वेस्टर्न जन वाला भी लगा दो, बहुत सारे कोटेशन आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ दिक्कत आ रही है लिखने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लिखो तो सही एक बार।